हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी फिजिक्स की क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट पर हमारी चर्चाएं चल रही हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम मात्रक में ही उलझे हुए हैं। काफ़ी लंबा हमारा एक टॉपिक चला है मात्रक। मैंने आपको छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी मात्रक पॉसिबल हैं, आपकी बुक में है या नहीं है, ऑलमोस्ट हर मात्रक अच्छे ढंग से परिभाषित करके लिखा दिया है। ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मात्रक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आगे हम मात्रकों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। खैर, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, जहां तक मेरा विचार है, तब तक ये टॉपिक हर टॉपिक में आपके साथ आएगा। हर टॉपिक में विश्वास रखना आप इस बात पर। जितने भी दिन आप कोई भी नया टॉपिक सुनोगे, बीमा नाम है, बीमा, तो हर टॉपिक में आता है कि इसकी बीमा क्या है, उसकी बीमा क्या है, और बीमाओं का कोई अंत नहीं है। आप रट नहीं सकते, मेरा गारंटी है। 1-2 बीमाएं, 4, 5, 10, 20, 50 आप याद कर लोगे, हजारों लाखों बीमाएं कैसे याद करोगे? तो हर एक बच्चे को बीमा निकालना आना कंपलसरी है। मैं जो कह रहा हूं उस बात पर आपको विश्वास करना ही होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। प्रत्येक बच्चे को बीमा निकालना कंपलसरी है, आना चाहिए। अगर आप आज का लेक्चर पूरा एकदम फोकस करके देखते हो, थोड़ा बड़ा वीडियो चलेगा आज ना, तो मेरा गारंटी है कि आप 100% आज बीमा निकालना सीख जाओगे। ठीक है, बिना टाइम बगाड़े मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम है विमाएं, डायमेंशंस। देखिएगा ध्यान से, सब अच्छे से बोर्ड पर देखें कि बीमा होती क्या है। बच्चों, आपने कुछ दिनों पहले ही अभी इस टॉपिकों में मूल राशियों के बारे में पढ़ा है। सुनना ध्यान से, मैं बिल्कुल जीरो से उठाता हूं आपको, कि मूल वो राशियां हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र रहती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और जितनी भी राशि इस दुनिया में हैं, वो सब मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। सारी राशियां किससे मिलकर बनी हैं? मूल राशियों से मिलकर बनी हैं। क्लियर है? अब अगर कोई व्युत्पन्न राशि है, मान लो मैं दाब की बात करता हूं, नॉर्मल मेरे दिमाग में विचार आया कि जो दाब है ये सब मूल राशि तो नहीं है, क्योंकि मूल तो 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। इनके अलावा कोई और राशि अगर है तो उसे हम पूरक राशियों की, व्युत्पन्न राशियों की कैटेगरी में रखेंगे। तो मेरे दिमाग में कोई भी एक राशि आई, दाब, मान लो दाब, कि दाब मूल राशि तो नहीं है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। और बच्चों, अगर ये व्युत्पन्न राशि है, इसका मतलब क्या है कि सर जी मूल राशियों से मिलकर बनी होगी। दाब भाई मूल नहीं है ना, कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। और जब दाब व्युत्पन्न राशि है, तो व्युत्पन्न की परिभाषा क्या कहती है कि जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रेशर है, जो दाब है, वो इन्हीं 7 मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रेशर में कौन कौन सी मूल राशियां हैं? लंबाई है कि नहीं है, समय है या नहीं है, ताप है या नहीं है, कौन कौन सी मूल राशियां हैं, इसका आकलन कैसे होगा? इसी चीज को हम बीमा कहेंगे एक तरीके से। मान लो, मैं भी वो तो टॉपिक में समझाता हूं आपको, है ना। तो आप क्या समझोगे, ध्यान सुनना पहले तो। बीमा के नाम पर क्या याद रखना है? जैसे मैं थोड़ा टॉपिक से हटके चलूं, एक भौतिक राशि हमारी लंबाई है। पहले समझें आराम से, आधा घंटा। लंबाई को हम कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। तो बच्चों, लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए, लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने काम में ले लिया एल। तो अब कहीं एल के ऊपर एक एस लिख देंगे। अब कहीं आपको यह दिख जाए L1, तो तुरंत समझ जाना कि इस भौतिक राशि में एक लंबाई है। एक क्या है? लंबाई। केवल लंबाई ही नहीं, ऐसी कोई भी चीज बच्चों
जिसे आप लंबाई के रूप में परिभाषित कर सको, लंबाई के रूप में परिभाषित कर सको। कहने का मतलब क्या हुआ, लंबाई ही नहीं, लंबाई के अलावा चौड़ाई, ऊंचाई, आधार, परिधि, त्रिज्या, व्यास, दूरी, विस्थापन वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसी चीज आपको लगे कि आप स्केल लगाकर इसका मेजरमेंट कर सकते हो, उन सब के लिए L1 चलने वाला है। एक बात सर सिंपल समझ में आ गए, चलो ये भी आप प्रेशर मत लो, आप तो खाली नॉर्मल 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 बातें याद करो कि सर आपने अभी बताया कि पहली राशि हो सकती है लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, तो इसकी विमा क्या बन जाएगी, L1। क्या बन जाएगी, L1। क्या बन जाएगी, L1। और जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान है। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और मास कहां से स्टार्ट है, m से, तो इसको निर्धारित करने के लिए m लगाएंगे। m का मतलब मीटर मत समझ जाना बच्चों, m का मतलब यहां मास है। तीसरी भौतिक राशि सर इसी तरीके से तो एक समय भी आती है, और समय को बोलते हैं टाइम। तो टाइम की विमा कितनी आ गई, t। अभी फिलहाल इन तीन से ही समझता हूं, तीन तो उम्मीद है आपको बहुत जल्दी याद भी हो गए होंगे शायद। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, तो इसकी विमा हो गई। अभी मैं विमा की क्या परिभाषा है हमें कुछ नहीं पता, आप देखते जाओ। लंबाई की कितनी होगी, L1 होगी सर, लेंथ की वजह से। द्रव्यमान की M1 मास की वजह से, और समय की टाइम T की, T1 टाइम की वजह से। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे विमा पूछ ली बच्चों चाल की, सबसे सरल सूत्र में यहीं से स्टार्ट करता हूं हमेशा, चाल की विमा। तो भैया चाल मूल राशि तो नहीं है, व्युत्पन्न राशि है, सूत्र पता होना जरूरी है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब विमा निकालने की बारी आई, सर जी दूरी की विमा क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों दूरी तो एक लंबाई होती है, दूरी तो एक लंबाई होती है, और दूरी को तो आप स्केल लगाकर नाप सकते हो। तो लंबाई होने के कारण इसकी विमा हो जाएगी साहब L1, दूरी बटे समय। दूरी अपने आप में एक लंबाई है जिसकी विमा कितनी होगी, L1, और इसके बटे में बात करें समय की, तो समय की विमा कितनी होगी, T1। यह आप सबको समझ में आया होगा। और अगर बच्चों ऊपर तो L1 है ही है, जब भी कोई चीज हर से अंश में आती है, अंश से हर में आए, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहीं भी आए जाए, घात का चिन्ह बदल जाता है। नीचे घात t की घात 1 है, ऊपर आते ही t की घात कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये एक तरीके से विमा हो गई चाल की। तो बच्चों विमा का मतलब क्या है, इस विमा को देखकर देखो, ध्यान सुनना, विमा कहां लगी, L के ऊपर और T के ऊपर। ये विमा है घात 1 -1। इसे लिखने का पूरा तरीका, विमा लिखने के नियम होते हैं कि विमा लिखने के लिए बड़े कोष्टक का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना, लिखाऊंगा मैं नियम आपको। विमा लिखने के लिए बड़े कोष्टक और अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं, जैसे M हो जाएगा, L होगा, हर विमा में दिखने वाला है आपको ये MLT, तो हर विमा में दिखेगा, आप देखना प्रत्येक विमा में दिखेगा आपको। अब मैं बात करूं M है क्या, नहीं है, 0 लगा दो, जो चीज नहीं है वहां 0 लगा दो। L है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा, 1 है L की घात, तो और T की घात कितना है, -1। ये आपकी विमा बनके तैयार हुई है, चाल की विमा। तो इसमें विमा कहां है, क्या कोष्ठक विमा है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, ये तो लिखने का तरीका है। तो क्या सर फिर ये कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T विमा है क्या, नहीं, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T भी विमा नहीं है, बड़े अक्षर ले जाते हैं अंग्रेजी के। तो विमा कहां है, ये घात विमा है बच्चों। दिमाग में याद रखिएगा, सेव कर लीजिएगा कि विमाएं घात होती है, अच्छे से याद करना, विमाएं घात होती है। और इस घात को किसके ऊपर लगाते हो आप बताओ, घात को किसके ऊपर लगाया, MLT,
और MLT क्या है? M मास द्रव्यमान, L लेंथ लंबाई, T टाइम, आगे चल के और भी इनको आगे बढ़ाऊंगा। ये मूल राशियां हैं। क्या हैं? मूल राशियां। तो देखो विमाओं की परिभाषा क्या बनती है कि विमा ऐसी घात हैं, विमा ऐसी घात हैं, पावर हैं, जिन्हें मूल राशियों के ऊपर लगाया जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के सर पर बैठा के रखते हैं विमाओं को। परिभाषा आपको समझ में आई होगी शायद, दोबारा समझ लिए परिभाषा में क्या लिखनी है। कोई आपसे पूछता है कि विमा क्या है, विमा कहां है, आपने भी जो लिखा है M0, और भी बहुत सारी बीमाएं आएंगी, बहुत सारी आप बीमाएं पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई बीमा पढ़ी तो हो सकता है बीमा ऐसी भी आ जाए। तो देखो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं कि बीमा सर जी घात है। पहली बात तो बीमा क्या है? घात है। घात को सुन के याद आया सर लगाएंगे कहां? तो आप कहोगे मूल राशियों के ऊपर या मूल राशियों पर। कहां लगाएंगे? मूल राशियों पर लगाएंगे। और देखो ये तो बीमा की परिभाषा हो जाएगी। लिखने के तरीके क्या है भाई? सर अंग्रेजी के बड़े कोष्टक का उपयोग कर रहे हो, हमेशा इस तरीके से नहीं लिखूंगा। हो सकता है जल्दबाजी में कभी कह दूं कि ये बीमा है, पर ये बीमा नहीं रहेगी। बीमा का मतलब बड़ा कोष्टक लगाना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के बड़े अक्षर काम में लिए जाएंगे, कभी स्मॉल लेटर काम में नहीं लोगे। और एक चीज तो आपको यहीं से दिख रही है, बीमा प्लस की भी हो सकती है। हो सकता है कि सारी घातें प्लस की हो सकता है कि सारी घातें माइनस हो। अब आपको हो सकता है कि सारी घात जीरो हो। ना बेटा, सब जीरो हो गया इसका मतलब उसमें कुछ है ही नहीं है। अभी इसका मतलब क्या है? देखो उसमें द्रव्यमान सर नहीं है, घात जीरो है। लंबाई है सर, एक लंबाई है। और टाइम भी है एक, पर घात माइनस में है, मतलब वो नीचे रहा होगा। ये तो सूत्र है इसका। बीमा जो है प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बच्चों भिन्न में भी हो सकती है। आप देखोगे आगे देखोगे आप। बट ये में कैसी भी हो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको दो बात ध्यान रखनी है कि घात है, घात है। बार बार पुकार के बोल रहा हूं कि बीमा घात है। और कहां लगाई जाती है? मूल राशियों की खोपड़ी पर। कहां लगाई जाती है? मूल राशियों के ऊपर, मूल राशियों के सिर पर, मूल राशियों पर इनको लगाया जाता है। तो मूल राशि कितनी है? 7। 7 में से कोई भी आ सकती है। ये हम आगे बढ़ाएंगे। अभी इसको लिखने के तरीके क्या होंगे साहब? बड़े कोष्टक का उपयोग करोगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षर का उपयोग करोगे। ये प्लस की, माइनस की, जीरो कुछ भी हो सकती है। और एक विशेष बात, अगर किसी की बीमा M0, L0, T0 आ जाती है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब उसमें ना तो मास है, ना लंबाई है, मतलब ना कुछ भी ना हो उसके अंदर, सारी जीरो हो। तो इन राशियों का एक स्पेशल नाम है गरीब राशियां, बीमाहीन राशियां। कैसी राशियां? बीमाहीन, मतलब इनकी अपने आप में कोई बीमा नहीं होती। अब ऐसी कौन कौन सी बीमाहीन राशियां हैं ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। उम्मीद करता हूं बीमाओं का कुछ लिंक आपके दिमाग में आ गया होगा। क्लियर है? तो अब आप हेडिंग लगाएं मेरे साथ, कुछ थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट नोट करते हैं, उसके बाद बीमाओं में हम आगे बढ़ेंगे। भैया आपसे वादा किया है मैंने आज को बीमाएं रटा के छोड़ूंगा, देखते रहना आप। तो हेडिंग बीमाएं, हेडिंग बीमाएं डालिए आप, हेडिंग लगाइए आप बीमाएं। पहले सबसे पहले परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। तो परिभाषा लिखिएगा, बीमाएं डायमेंशंस ऐसी घातें हैं। क्या है बीमाएं? घात, पावर। बीमा क्या चीज है? पावर। तो बीमाएं ऐसी घातें हैं जिन्हें मूल राशियों के ऊपर लगाया जाता है। सिंपल परिभाषा है बिल्कुल। जिन्हें मूल राशियों पर लगाया
जाता है। और भी परिभाषा बन सकती थी कि किसी भी राशि को दर्शाने के लिए मूल राशियों के ऊपर लगाई गई घातें, बात तो वही आती है। अरे राम श्याम के पीछे बैठा है या श्याम राम के आगे बैठा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो क्रम पता चलना चाहिए ना। तो कहीं से भी शुरुआत कर दो, कोई टेंशन नहीं है। बेमाएँ ऐसी घातें हैं, तो एक में तो समझने वाली बात यह है कि सर ये तो पहली बात तो घात है, पावर है, ठीक है। और इन पावर को हम कहाँ लगाते हैं? दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर लेना, मूल राशियों के ऊपर। कुछ घातें हैं बेमाएँ, घात का मतलब एक संख्या होगा, एक नंबर होगा, एक संख्या होगी, एक नंबर होगी। इन्हें कहाँ लगाएंगे? मूल राशियों पर लगाया जाता है। अब कुछ बातें करें ध्यान से, एरो लगाकर पॉइंट मान लो इनको आप। बेमाएँ ऐसी घातें हैं जिन्हें मूल राशियों पर लगाया जाता है। तो पहले तो आप लिखिए विमाएँ, लिखो मेरे साथ में आप। बताओ कोष्ठक कैसा उपयोग करोगे आप इनके लिए बच्चों? हमेशा कैपिटल, बड़ा कोष्ठक, बड़े कोष्ठक। बड़ा का मतलब साइज में बड़ा नहीं भाई, जानते हो ना, छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक है ना। तो बेमाएँ हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती हैं। विमाएँ हमेशा ही बच्चों ये बड़े कोष्ठक में लिखी जाती हैं। या मैं ऐसे कहूं कि विमाओं को लिखने के लिए बड़े कोष्ठक का उपयोग किया जाता है, दोनों एक ही बात है। हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, विमाएँ हमेशा कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी के किन लेटर का उपयोग करते हैं? कैपिटल है, कैपिटल। तो बेमाएँ हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखी जाती हैं। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा भाई शांति से। बेमाएँ ऐसी घातें हैं जिन्हें मूल राशियों पर लगाया जाता है। एक तो ये परिभाषा थी इसकी सिंपल, बेमाओं को हमेशा ही बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। और दूसरा पॉइंट है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। तीसरी बात बच्चों, बेमाएँ धनात्मक कौमा ऋणात्मक, जो बेमाएँ हैं वो धनात्मक कौमा ऋणात्मक अथवा शून्य, शून्य का मतलब जीरो। बेमा प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, अथवा शून्य हो सकती हैं। अच्छा एक बात और, शून्य एक संग लिखें। बेमाएँ धनात्मक ऋणात्मक कौमा शून्य कौमा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक समझ गए ना आप? 1/2, 1/4, 3/2 ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है, हो सकती हैं, हो सकती हैं। समझ में आ रही है बात आपको शायद? बेमाएँ ऐसी घातें हैं जिन्हें मूल राशियों पर लगाया जाता है। बेमा लिखने के लिए हमेशा अंग्रेजी के बड़े कोष्ठक का और बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाएगा। और जो बेमाएँ हैं वो हमेशा ही धनात्मक ऋणात्मक शून्य या भिन्नात्मक कैसी भी हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि इन सब का होना कंपलसरी है, हो सकता है कि सारी प्लस प्लस में हो, सारी माइनस में हो, भिन्न में हो, जो भी है ना। और देखिए जिन भौतिक राशियों की बेमा, जिन भौतिक राशियों की बेमा नहीं होती है, और नहीं होने का मतलब क्या है? जिन भौतिक राशियों की बेमा नहीं होती है मतलब
नहीं होती है मतलब क्या होती है, M0 L0 T0। अगर किसी की बेमा मान लो M0 L0 T0 है, इसका मतलब है कि उसकी कोई बेमा ही नहीं है, कोई बेमा ही नहीं है। तो जिन राशियों की कोई बेमा ना हो उन्हें बेमाहीन राशियां कहा जाता है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यह समझने वाला बिंदु है भैया। पूछ ले कि बेमाहीन राशियां क्या होती हैं, कि ऐसी राशियां जिनकी कोई बेमा ना हो, जिसकी कोई बेमा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, बेमाहीन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है अपने आप में, इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है। जैसे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं भैया जिनकी बेमा नहीं होती, कोई एग्जाम्पल पूछ ले। ये साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप रोक करके, ठीक है ना, बीच में फिर एक साथ नोट लिख लेना स्क्रीनशॉट से। बोले देखिएगा ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी बेमाएं नहीं होती हैं। देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहला एक नाम आता है अपने आप में, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को लिखते हैं पहले, विकृति। सुनिएगा ध्यान से, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विकृति की क्या बेमा है, विकृति की क्या बेमा है। बच्चों विकृति का सूत्र, अभी तो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है विकृति, अब ये बेमाहीन क्यों है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। विकृति का जो सूत्र होता है वो सूत्र है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। जैसे मान लो कोई वस्तु लंबी है और उसकी कुछ लंबाई आपने बदल दी खींच खींच करके, तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। समझिए ध्यान से, विकृति की परिभाषा क्या है बच्चों, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब आप विचार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है और आप रोज उसको खींच रहे हो, बार बार लंबा कर रहे हो, कुछ दिनों बाद उसकी लंबाई 5.2 मीटर हो जाती है। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, पहले 5 मीटर थी, अब 5.2 मीटर की हो गई है, तो लंबाई में 0.2 मीटर की वृद्धि हुई। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो लंबाई में वृद्धि है वो अपने आप में एक लंबाई तो होगी। अरे ये थोड़ी है भैया, लंबाई में वृद्धि 2 न्यूटन की हो गई, लंबाई में वृद्धि 2 जूल की हो गई, ये पॉसिबल है क्या? लंबाई में वृद्धि एक लंबाई ही तो होगी, और जब ऊपर लंबाई है तो लंबाई की बेमा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि L1 होती है साहब, और नीचे क्या शब्द है, प्रारंभिक लंबाई, ये भी अपने आप में एक लंबाई है, इसकी बेमा भी L1 होगी, और L1 से L1 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, इसका मतलब M0 L0 T0 बचा। और जिस चीज की बेमा M0 L0 T0 होती है बच्चों, वो बेमाहीन राशियां कहलाती हैं। कैसी राशियां कहलाती हैं? बेमाहीन। बेमाहीन, बेमा ना हो, जिस चीज की कोई बेमा ना हो उसे बेमाहीन। तो पहला तो आप एग्जाम्पल सीधे याद कर लें भले से, विकृति डिटेल लिखनी है तो आपके सामने मौजूद है। नंबर दूसरा, ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समय के हिसाब से याद होंगी, ठीक है ना। एक है माध्यम का अपवर्तनांक, ये सीधा भाई नाम याद कर लो आप, है ना, डीपली फिर कभी पढ़ाएंगे तब जाएंगे इसको, लिखा दो इंपॉर्टेंट वगैरह ताकि नजर में तो रहे हमारी में। विकृति माध्यम का अपवर्तनांक। तीसरा, एक टर्म आप पढ़ोगे माध्यम का परावैद्युतांक, जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन याद दिलाऊंगा भाई, याद करें फिलहाल तो। विकृति जो इंपॉर्टेंट हैं या जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, हमारे जो काम आती हैं, उन टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। विकृति आपके समझ में आ सकता था इसलिए मैंने समझाया है। माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा है माध्यम का परावैद्युतांक, तीसरा बच्चों ये भी आपको समझ में आ जाएगा, इसको एक्सप्लेन करता हूं, त्रिकोणमितीय अनुपात।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात से मेरा मतलब किस चीज से है भैया? त्रिकोणमितीय अनुपात में सर जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स भाई, सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा वगैरह वगैरह जितने भी आपने पढ़े हैं आज तक। ये क्यों है? मैं इनमें से किसी भी एक को समझा दूं। जैसे कि मैं साइन थीटा की बात कर लूं, तो मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने लाल बटे कक्का पढ़ा है सबने, लाल बटे कक्का सबने पढ़ा है ना। त्रिकोणमितीय का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र लंब परपेंडिकुलर और कर्ण है पोटेंशियल। अब समझिएगा सर, लंब अपने आप में एक लंबाई होती है, लंब अपने आप में एक लंबाई है, तो ऊपर इसकी विमा कितनी आएगी? L1। और कर्ण भी तो अपने आप में एक लंबाई है। अरे लंब और कर्ण एक त्रिभुज की भुजाएं तो हैं, तो होंगी तो लंबाई की टर्म में इसकी विमा भी L1 होगी, और L1 से L1 कट जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं, वही M0 L0 T0। कुछ मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो एक बार आप इन सबको नोट कर लें, आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई। विमाहीन राशियां क्या होती हैं? जिनकी कोई विमा नहीं होती। अक्सर ये समान राशियों का अनुपात ही होगा। समान राशियों का अनुपात का मतलब है जो चीज जो भौतिक राशि अंश में होगी वही भौतिक राशि हर में होगी, और जब अंश और हर में एक जैसी भौतिक राशि होगी तो विमा कुछ प्राप्त ही नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो विमाओं के बारे में इतने पॉइंट आपकी समझ में आ जाने चाहिए भाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। तो ये तो एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी हुई, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। थ्योरेटिकल तरह चीजें कि विमाएं क्या होती हैं, विमाएं घाते हैं, और इन घातों को बच्चों हम कहां लगाते हैं? मूल राशियों के ऊपर लगाते हैं। विमा लिखने के लिए अंग्रेजी के बड़े कोष्ठक का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है, प्लस की, माइनस की, जीरो, भिन्न में, ये इस तरीके से हो सकती हैं। ये सारे पॉइंट आपने जाने, ठीक है ना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट विमाएं जो आपको बेसिकली याद करनी है, कुछ विमाएं आपको याद करनी होंगी। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली जो नॉर्मल भौतिक राशि है, पहली जो भौतिक राशि है वो है लंबाई। कौन सी राशि है? लंबाई। और लंबाई को आप इंग्लिश में लेंथ कहते हो, लंबाई को लेंथ कहते हो। तो लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए, लंबाई तो अपने आप में खुद फंडामेंटल राशि है, तो इसकी विमा, इसका अंग्रेजी का पहला अक्षर यानी कि L1 बन जाएगा। पर इस तरीके से लिख थोड़ी सकते हैं, तो लिखेंगे कैसे आप इसको? बड़ा कोष्टक MLT। अब जो चीज नहीं है उनके ऊपर जीरो लगा दो। M नहीं है, L है और T नहीं है, तो जो लंबाई की विमा तैयार होती है वो है M0 L1 T0, लंबाई की विमा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और याद करनी है तो याद हो गई होगी यार। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, लेंथ का L काम में लिया तो विमा L1 हो गई। दूसरा देखिए, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को बोलते हैं अपन मास। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए इसका पहला अक्षर मतलब कैपिटल M काम में लिया जाएगा। इसकी विमा हो गई कैपिटल M1। और इसको लिखोगे कैसे भैया? M1 L0 T0। लंबाई के लिए कौन आ गया? L1। द्रव्यमान के लिए क्या आया? M1। और नंबर 3, अगर मैं बात करूं समय की, तो समय को क्या बोला जाएगा भाई? टाइम। लंबाई के लिए लेंथ काम में आ गई, द्रव्यमान के लिए M काम में आ गई, समय के लिए टाइम, टाइम की है T1। और लिखोगे कैसे? तो M0 L0 T1।
3 आपको समझ में आई कि नहीं आई? बहुत नॉर्मल है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मैं बात करूं चौथी भौतिक राशि की, तो जो हमारी चौथी भौतिक राशि है वो है बच्चों विद्युत धारा। अब वैसे तो विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, पर इसकी विमा बच्चों इसके मात्रक से ली गई है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो है फिक्स है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसका प्रतीक ए होता है ना, तो इसकी विमा हो जाती है A1। कितनी? A1। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? अंग्रेजी का बड़ा कोष्टक, बड़े बड़े अक्षर M0, L0, T0 और A1। क्या लिखा जाएगा? A1। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, नंबर 4 विद्युत धारा भी हो गया। नंबर 5 देखिएगा भाई, विद्युत धारा के बाद में नंबर किसका आता है? ताप का। अब ताप को बोलते हैं टेम्परेचर, पर चूंकि टी तो आप काम में ले चुके हो, तो इसके भी मात्रक से ही विमा आएगी। ताप का जो मात्रक हम काम में लेते हैं वो केल्विन है, केल्विन, K1। तो इसकी विमा कैसे लिखोगे? M0, L0, T0 है ही नहीं है, A0, और चाहो तो K1 लगा दो। ये लो, A0 ना लिखोगे तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये 5 विमाएं तो आपको एक ही बार में याद हो गई होंगी। आप इनको नोट करिए जल्दी से, इन 5 विमाओं को आप नोट कर लो। लंबाई की L1, द्रव्यमान की M1, समय की T1, विद्युत धारा की A1 और ताप है K1। जल्दी करो, चलो। याद शॉर्ट में रखना है हमेशा, हमेशा बड़ा बड़ा क्वेश्चन को नहीं बोलने वाला, वो अंडरस्टूड है कि लगने वाला है। ठीक है, अब देखो कुछ आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं इसको, देखिए छठा नंबर आता है साहब चाल का। अच्छा, साथ में इंग्लिश वर्जन भी लिख दूंगा ताकि आपको समय के हिसाब से याद हो जाए। स्पीड, चाल, और चाल का जो सूत्र है आप सबको आता होगा, दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। आपको भैया सबको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लेना। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हम बात करें इसकी विमा की, तो दूरी अपने आप में एक लंबाई है। दूरी को आप स्केल लगाकर मेजरमेंट कर सकते हो, और मैंने कहा था ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसको आप लंबाई की टर्म में नाप पाओ, स्केल लगाकर मेजरमेंट कर पाओ, उन सब की विमा होती है L1। क्या होती है? L1। तो इस दूरी की विमा होगी साहब L1। नीचे समय है, टाइम, तो T1, और अगर T1 को ऊपर ले जाएं तो साहब L1 T-1, L1 T-1। और लिखने का तरीका क्या है? बड़ा कोष्टक, M नहीं है, L1 और T-1। यह विमा हो गई चाल की। चाल की विमा याद रहेगी सबको। सूत्र याद करना बड़ी बात है, सूत्र याद होने के बाद कुछ भी नहीं है इनमें। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। दूरी, लंबाई है L1, समय की T1, टोटल L1 T-1, और बड़ा कोष्टक लगा के हमने लिख दिया। चाल के बाद नंबर आता है वेग का, वेलोसिटी। और वेग का सूत्र होगा विस्थापन बटे समय। सूत्र याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे।
विस्थापन अपने आप में एक लंबाई है, तो विमा कितनी आएगी L1, समय के नीचे कितनी आएगी T1। T1 को ऊपर ले जाके देखो तो L1 T-1 हो जाएगा। मैंने कहा जब भी कोई अंश से हर में या हर से अंश में आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाता है, और इसे लिखेंगे कैसे अपन, m0 L1 T-1। वही सेम, क्योंकि एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं, चाल और वेग। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, तब पूरा कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे अपन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 8वां पॉइंट, हम बात करें त्वरण की। और बच्चों त्वरण को बोलते हैं एसीलरेशन। ये इंग्लिश वर्जन रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। फिर मैं क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि बच्चों आपको इस बहाने में प्रतीक याद करवाना चाहता हूं। त्वरण जो स्टार्ट हो रहा है ये स्मॉल ए से स्टार्ट हुआ, तो इसका प्रतीक स्मॉल ए रहेगा। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे। तो त्वरण का सूत्र होता है साहब वेग बटे समय। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। अब दो तरीके हैं कि या तो वेग को विस्थापन बटे समय बोल के देखो, या वेग की विमा आपके सामने लिखी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको दोनों याद भी हो जाएंगी। तो वेग की जगह तो आएगी L1 T-1, और समय में नीचे कितना आएगा T1। T1 को साहब ऊपर ले जाओ तो L1 T-1 पहले से बटा हुआ है, T1 और गया तो T-1 और हो गया ये। अब इनको इकट्ठा करना। M दिख रहा है क्या सर, नहीं दिख रहा, 0 लिख दो बच्चों। L दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, L के ऊपर सर 1 लिखा हुआ है। और विशेष इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको T नजर आ रहा है, तो सर T तो हमें 2 जगह नजर आ रहा है। T के ऊपर -1 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो बच्चों जब आधार समान होता है ना तो घातें जुड़ जाती हैं। तो -1 और -1 -2 कितनी विमा आई, L1 T-2। एक तरीके से बोलने का तरीका तो ये रहेगा ना, L1 T-2। नेक्स्ट 9वीं और देखिए, बात करें बल की। बच्चों बल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स पढ़ना है, बल के बिना संभव ही नहीं है। बल को बोलते हैं फोर्स। तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, वेग का प्रतीक v है, स्पीड का चाल का s नहीं होगा, b रहेगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया। वेग का प्रतीक v रहेगा, त्वरण का प्रतीक a रहेगा, आगे चल करके बल का प्रतीक रहेगा f। और मेरा ऐसा मानना है कि सूत्र जो है वो ट्रिक से जल्दी याद होते हैं, तो आप एक ट्रिक अपनाइए इसमें। ट्रिक तो क्या, इसका शॉर्ट रूप है F बराबर m, ये याद कर लेना है। F का मतलब बल, और बच्चों m कौन सी भौतिक राशि का प्रतीक है बताओ। देख m को बोलते हैं मास, मतलब द्रव्यमान, और जो स्मॉल a है ये किसका प्रतीक है, त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, देखिएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का सूत्र है F बराबर ma, इतना आपको याद भी होगा, F बराबर ma। तो भैया m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण। अब जरा विमा की बात करिए भाई। द्रव्यमान की विमा तो है साहब m1, मूल राशि है ना ये तो, और त्वरण की कितनी आई L1 T-2। तो बस यही विमा बन गई इसकी, तो कुछ नहीं करना। ये भाई आपको याद होनी चाहिए। आपको सर आप तो सभी को याद करा रहे हो, सारी नहीं याद कराऊंगा, विश्वास रखें। कम से कम बल की तो आपको रट लेनी है, क्योंकि ये बहुत जगह काम देगा। तो जहां भी नाम आ जाए बल, M1 L1 T-2, 1 1 -2, M1 L1 T-2 बोल के देखिएगा। M1 L1 T-2 बोलना, M1 L1 T-2। क्लियर है। एक आज के लिए लास्ट, कार्य। और बच्चों कार्य को बोलते हैं हम वर्क। तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, W। बल का प्रतीक क्या था, F। कार्य को बोलते हैं वर्क। तो भाई साहब बल, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, W।
और W का सूत्र आप याद रखना है FS, W बराबर FS, जल्दी याद होंगे आपको, देख लेना। W बराबर FS, बच्चों F का मतलब क्या होगा? बल, और S का मतलब होता है विस्थापन, याद रखिएगा, विस्थापन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि आपको बल की याद होनी चाहिए बिना देखे, M1 L1 T-2, और जो विस्थापन है वो एक लंबाई होती है, और लंबाई की कितनी आती है? L1। जरा इसको इकट्ठा करके देखना। M तो है सर 1, L देखो सर 1 ईयर और 1 ईयर 2 हो गए, और T-2 ये भी याद करनी है। बस अब एक भी बीमारी आपको याद नहीं करनी। बल की तो M1 L1 T-2 है, इसमें एक लंबाई और बढ़ा देना, 2 कर देना, कार्य की बन जाएगी। तो बल की तो हुई साहब M1 L1 T-2, और कार्य की हुई M1 L2 T-2। बच्चों उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक बार नोट करिए, इसको आप पूरा ढंग से पढ़ लें। कल की वीडियो में आप जो कहोगे सूत्र याद करके आना, बहुत सारे आप उनकी हम बीमा निकालेंगे। क्लियर है? तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही।